गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारी बॉडी के अंदर इसका मेन काम होता है कोऑर्डिनेशन का। क्या काम करता है ये? कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये अकेला ही हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम नहीं है जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करता है। यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है जो किस चीज़ का काम करता है, एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर सिस्टम। यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या करता है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है बॉडी के अंदर, विच वी कॉल देम न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं हम उनको? न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। That passes from one neuron to the second neuron and act as a transmitter of information. That is all about the nervous system. अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं, यहाँ पे किसका काम होता है? हार्मोन्स का काम होता है। ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, फिर वो आगे जाके इंफॉर्मेशन को पास करता है। देयर इज अ वन सेल विच रिलीज द हार्मोन्स एंड थ्रू द ब्लड वेसल्स इट वाज ट्रांसमिटेड ऑल ओवर द बॉडी फ्रॉम वेयर इट हैज टू गो टू द टारगेट सेल। क्लियर इतना कि भी एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा था। कोऑर्डिनेशन के अलावा यहाँ पे क्या काम कर रहा था? अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो स्पेसिफिक तरीके की सेल्स होती हैं। यहाँ पे दो तरीके की ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू ग्लैंड्स। वन ग्लैंड इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द अनदर वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। Okay, if I talk about the exocrine gland, there is a one cell, it is a one cell, and that it releases its hormone into the target cell. कहाँ पे रिलीज कर देती है? टारगेट जो डक्ट होती है, if it is consist of a duct, if presence of a duct, then is known as exocrine gland. In case of endocrine gland, there is a cell but it releases its chemicals into the interstitial fluid. If the cell is nearby, then it receives the signal, and if the cell was away from the body, then through the blood vessels it was transmitted to the target cell. That is the case of the exocrine region and the endocrine region. So आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन देखना है कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, किसके पास डक्ट होती है, किसके पास डक्ट नहीं होती है। ये हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अभी हम देखेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो हार्मोन्स को रिलीज कर रही होती है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है ग्लैंड्स पोर्शन के अंदर, या फिर सेल्स और टिश्यूज भी होती हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को बनाती हैं। If I supposed to talk about the glands, there is presence of a pituitary gland. Pituitary gland. First one gland is the pituitary gland, which we call the master gland. Then second one is we have the thyroid gland. हमारे पास क्या होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। फिर हम लोगों ने देखा है किडनीज के ऊपर हमारे पास कौन सी ग्लैंड होती है? एडर्नल ग्लैंड होती है। एक हमारे पास स्पिनल ग्लैंड होती है जो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन को रिलीज कर रही होती है। ये हमारे पास क्या है? कुछ ग्लैंड्स हैं। अगर हम टॉक करते हैं सेल और टिश्यूज के बारे में, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट वन इज द हाइपोथैलेमस। कौन सी होती है हमारे पास? हाइपोथैलेमस। एंड आगे जो हमारे पास ग्लैंड होती है दैट इज सेलुलर टिश्यूज होती हैं, दैट इज द थाइमस, जो टी सेल का डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा होता है। एंड देन वी आर हैविंग अ लीवर और जीआई ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देयर आल्सो रिलीजिंग सम हार्मोन्स। हमारा जो स्टमक होता है वो भी क्या करता है? हार्मोन्स को रिलीज कर रहा होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है गैस्ट्रिन हार्मोन एंड ऑल दैट स्टफ। सो दैट इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखा हम लोगों ने कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इस स्लाइड के बाद, देन वी विल डिस्कस अबाउट ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन्स रिलीज कर रही है, पर लेकिन इनका जो रिसेप्टर्स होता है कि कौन इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, क्यों कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है,
अब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे if I'm talking to you, it means that I'm talking to you with the help of a video, that you are receiving my message in the form of this lecture. So it is also in books, but still you are searching here because you are unable to understand. So I'm just giving you the briefing about the concept. तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंस होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं. क्या प्रेजेंस होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं. If it is a particular cell, it has having some receptor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are some receptors which are present on a particular cell. If हमारी बॉडी के अंदर in case हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कोई सेल है और हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि हार्मोन्स का जो नंबर था ना वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे. हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि जो हार्मोन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है. अब रिसेप्टर भी उसको रिसीव करेगा, पर लेकिन हमें पता है कि अगर ये हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी इस केस के अंदर तो क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर, वी मे फील सम काइंड ऑफ डिजीज है. तो हमारी बॉडी के पास ऑटो रेगुलेशन मतलब सेल्फ करने का तरीका होता है बॉडी को रेगुलेट करने का. तो यहाँ पे क्या करती है बॉडी, रिसेप्टर का जो नंबर होता है ना उसको डिक्रीज कर देगी. और इस तरीके का जब मैकेनिज्म बॉडी शो कर रही होती है इसको हम बोलते हैं डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, डाउन रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल रिसेप्टर या फिर डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर. एंड इफ इन सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी ना थोड़ी थक गई है और थकान की वजह से उसने हार्मोन्स के नंबर को कम कर दिया. अब जब हार्मोन्स का नंबर कम हो जाता है तो उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज कर देगी. दैट इज द सेकंड केस. ओके, कि हार्मोन्स के नंबर कम है तो रिसेप्टर, ताकि क्या होता है कि छोटी सी अमाउंट की अगर क्रिटिकल कंडीशन भी है तो भी जो सेल है वो हार्मोन्स को एक्सेप्ट कर सके. तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, अप रेगुलेशन ऑफ हार्मोन, अप रेगुलेशन ऑफ हार्मोन. आई होप इतना क्लियर है आपको. अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जब ये हार्मोन्स होते हैं ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, अभी हम वो देखेंगे. ये तो हम लोगों ने देखा कि हार्मोन्स होते हैं, इनके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं. अगर हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का नंबर बढ़ जाए तो सेल किस तरीके से काम कर रही होती है, तो हम लोग यही देख रहे हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि भी जो हार्मोन्स होते हैं इनका काम करने का तरीका कैसा होता है. अगर जो हार्मोन्स होते हैं ना इनके कुछ तरीके होते हैं. एक होती है हमारे पास पैराक्राइन सिग्नलिंग, एक होती है हमारे पास जक्स्ट्राक्राइन, एक होती है हमारे पास ऑटोक्राइन. इनके काम करने के तरीके हैं. अगर मैं पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करूं तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, देयर इज अ सेल, इट इज अ सेल विच रिलीज इट्स हार्मोन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब इसका जो टारगेट था वो यहाँ पे बैठा हुआ है. अब इसको यहाँ तक पहुँचना है, इसका जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है. तब इसको आएगा कैसे, तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स की हेल्प लेना शुरू कर देता है. किसकी हेल्प लेगा, ब्लड वेसल्स की हेल्प लेगा. और जैसे इसने ब्लड वेसल्स की हेल्प की तो ये पहुंच गया अपने टारगेट सेल पे. तो इस तरीके की जो हार्मोन की सिग्नलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं. क्लियर है इतना. देयर इज अ वन सेल, दैट इज द सेकंड सेल. अगर मैं जक्स्ट्राक्राइन सेल की बात करूं तो यहाँ पे क्या थी, देयर इज अ वन सेल, इट इज अ वन सेल. इनके बीच में क्या होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होती है. एक तरीके से दोनों सेल के बीच में क्या होता है, कुछ न कुछ हमारे पास क्या होता है, इंटरैक्शन होती है, जुड़ाव होता है. इस सेल ने कुछ क्या बनाया, हार्मोन्स बनाए, यहाँ पे रिलीज किया. इसका जो रिसेप्टर होता है सेम इसकी एडजेसेंट सेल पे प्रेजेंट होता है और फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रेजेंट है. देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट. That type of signaling is known as juxtacrine signaling. I hope इतना क्लियर आ रहा है आपको. थर्ड केस में हम बात करने वाले हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करने वाले हैं. इट इज अ सेल. ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है. वही काम यहाँ पे भी हो रहा है. अब इस सेल ने क्या किया,
केमिकल्स को रिलीज कर दिया। जाना इसको दूसरी सेल पे था पर लेकिन इसका रिसेप्टर तो सेम सेल पे प्रेजेंट है। तो क्या हो गया कि इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल्फ रिसेप्टर्स ऑन द सेम सेल, सेल्फ रिसेप्टर सेम सेल, दैट इज नोन एज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, या फिर कई बार लोकल हार्मोन्स भी बोल दिया जाता है इनको। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हार्मोन्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ये तो पैराक्राइन सिग्नलिंग, जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग या फिर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के द्वारा इनका वे ऑफ काम करने का तरीका होता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कितने टाइप के, हमने उसको किस हिसाब से कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, उनके केमिकल नेचर के हिसाब से। अगर हम उसके केमिकल नेचर की बात करें तो कुछ हार्मोन्स कैसे होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं। अब जो लिपिड सोल्यूबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वी कैन गिव देम टर्मिनोलॉजी, दे मे बी द लिपोफिलिक क्योंकि लिपिड लवर है, एंड द सेकंड वेज वी कैन से दैट दीज आर द हाइड्रोफोबिक, मतलब ऐसे हार्मोन जो पानी में नहीं घुल सकते। तो लिपिड सोल्यूबल जो हार्मोन्स होते हैं ये बने होते हैं मोस्टली कोलेस्ट्रॉल के। किसके बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल से बनने की वजह से हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द ईस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल्स के पास होता है। सेकंड इज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एंड द थर्ड केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ गया हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेकेंडली लिपिड सोल्यूबल हार्मोन की कैटेगरीज होती है थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं T3 हार्मोन एंड द T4 हार्मोन। अब जो ये T3 एंड T4 हार्मोन्स होते हैं, अगर आप इनको देख के घबरा रहे हो तो प्लीज डोंट पे टू मच अटेंशन। जब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम T3 एंड T4 के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से बन रहे होते हैं। और ये हार्मोन्स हमें मिलते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड से, क्लियर है, इतना उनकी आयोडीनेशन से। फिर जब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कुछ गैसेस भी होती हैं वो भी लिपिड सोल्यूबल का काम करती हैं, जैसे कि हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, NO। ये तो हम लोगों ने देखा लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। थायराइड हार्मोन भी एक तरीके से लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है। T3 एंड द T4 हार्मोन एंड द गैसेस इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। इन केस अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल की, किसकी बात कर रहे हैं हम, वाटर सोल्यूबल की। जब भी हम वाटर सोल्यूबल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज दीज आर हाइड्रोफिलिक बिकॉज दे आर द वाटर लवर एंड द लिपिड हेटर, तो वी कॉल द लिपोफोबिक। तो अगर पूछा जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ द लिपोफोबिक हार्मोन, जस्ट गिव देम द एग्जांपल्स ऑफ दैट। सो इनको कैटेगराइज करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है अमाइन हार्मोन्स की। जो अमाइन हार्मोन होते हैं ये बने होते हैं अमाइनो एसिड्स की डीकार्बोक्सिलेशन के बाद। हम यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार हार्मोन्स की, अमाइनो एसिड की। दिस अ हार्मोन, इट कंसिस्ट ऑफ a COH group and that is given of the NH3 group and there is an H and that is the CH3 group। अगर इन केस अगर मैं यहाँ पे इस COH को रिमूव कर दूँ, कि मैंने क्या किया, इस COH को रिमूव कर दिया, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अमाइन हार्मोन। तो अमाइन हार्मोन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड्स की डीकार्बोक्सिलेशन से बना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे उसके कार्बन जो CO2 ग्रुप होता है उसको हम हटा देते हैं। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, कैटेकोलोअमाइंस, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन एंड नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन। क्लियर है इतना। एंड नेक्स्ट वी विल कैटेगराइज देम ऑन द बेसिस ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। क्या होते हैं हमारे पास, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन्स कौन से होते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड है, सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड। अब इन अमाइनो एसिड की जो दो अमाइनो एसिड ये वाला इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। व्हाट वी कॉल देम, पेप्टाइड बॉन्ड। और इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ऐसे हार्मोन जिनके पास पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ADH एंड दी ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर है इतना? एंड नेक्स्ट कैटेगरी होती है यहाँ पे प्रोटीनियस हार्मोन। कौन सी होती है? प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन जो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के ग्रुप से मिलके बना होता है, लगभग 50 से ऊपर यहाँ पे अमाइनो एसिड्स जुड़ के जिसको बना रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। इसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास ग्रोथ हार्मोन एंड द इंसुलिन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एंड द इंसुलिन हार्मोन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और आप एक बार इसको देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. I will try to improve it in my next videos. So in the next video we will discuss about what is the mechanism of working of a hormone, कि एक हार्मोन जो होता है वो किस तरीके से काम कर रहा होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. So today's question, अब मैंने टारगेट किया कि वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन, कि हम यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं. तो देयर इज अ वन क्वेश्चन दैट इज ऑल अबाउट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड try to elaborate how this work, ये किस तरीके से काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में आपको एलाबरेट करना होगा यहाँ पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या रहेगा कि राइट ए नोट ऑन द केमिकल nature of hormones. Classify them. And one more question, write the difference between exocrine and endocrine glands. So these are all about the today's video. So if you find the video or the lecture very helpful, please do like and share the lecture. And if you want something on your behalf, just do comment in the comment section. I will try to improve it.